Hello friends, now we have moved in the next lecture, and in this lecture we will cover some new topics with new ideas and new concepts. So don't worry, let us see. But make sure you have already watched the previous lecture. तो ठीक है ना, तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। और चलो जानते हैं अब इस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से बताता हूँ कि ये सिखाना क्या चाहता हूँ। टॉपिक है आपका स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक क्वाड इम्यूनिटी के बारे में मैंने बताया कि क्वाड इम्यूनिटी होता क्या है, उसका कुछ फीचर्स बताया, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब बता रहा हूँ कि जो एक क्वाड इम्यूनिटी का एक सबसे खास फीचर है वो क्या है जी, स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम। तो ये स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है, किसका है? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का है। तो इसी के ऊपर चर्चा करूँगा, यानी कि बातें करूँगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में ही, लेकिन रहेगा किस चीज़ के बारे में? तो स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम के बारे में, जो किसका फीचर है? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फीचर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि क्या मैं आखिरकार बताने जा रहा हूँ? चलिए, अच्छी बात है। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। देखिए यहाँ पे मैंने बताना ये चाह रहा हूँ कि द इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक। जो इनेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, जैसे कि पहले भी मैंने पढ़ा था। मीनिंग, जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि इट कैन एक्ट एन एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया और जर्म। स्पेसिफिक है ये नहीं, नॉन स्पेसिफिक है, पहले ही लिख दिए। तो इसीलिए ये क्या करेगा कि कोई भी वायरस रहे, कोई भी बैक्टीरिया रहे, उसके ऊपर ये जाकर के अटैक कर दे। ये पहले समझेगा नहीं कि कौन हमको हानि पहुंचा रहा है और कौन हमको फायदा पहुंचा रहा है। अटैक कर देगा एकदम सीधे, बाकी जो होगा सो बाद में देखा जाएगा। जैसे कि कभी कभी आप लोग भी करते हैं कि चलो छोड़ो ना, चलो करते हैं, बाकी है सो देख लेंगे, देखा जाएगा, है ना। दोस्तों के बीच में अक्सर हुआ करता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है मैं कि बट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज वेरी स्पेसिफिक। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है। वो पहले चिंता है, पहचानता है कि किसको पिटाई करना है और किसको साथ हैंडशेक करना है। ठीक है ना, अच्छी बात है। और अगर आपसे कोई पूछेगा तो यही हो भी जाएगा, सबसे बहुत बड़ा डिफरेंस है एक, दैट इज द स्पेसिफिक इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बीच का। यह भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पूछ सकते कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्या है? तो ये बता दीजिए आप लोग, समझ गए? अच्छी बात है। यहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है? पूछेगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, तो वो स्पेसिफिक है जी, और इनेट इम्यूनिटी क्या है? तो नॉन स्पेसिफिक है। समझ गया ना, अच्छी बात है। अब देखो लिखा हूं कि द स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम इज बाय एंटीबॉडीज। स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम क्यों है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास? पूरा चर्चा करूंगा, आपको विस्तार से सिखाने वाला। आखिरकार है क्यों वो स्पेसिफिक सिस्टम, डिफेंस सिस्टम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास कैसे आया और क्यों है? तो यहाँ पे लिखा हो कि कुछ ये डिफेंस सिस्टम है, किसके बदौलत पे ये इतना कूद रहा है? बोलिए, पहले बताया ना, एंटीबॉडीज के कारण। तो यहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चन सच में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आप इसका ख्याल रखिए और आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना आपकी काम है और पढ़ाई भी करना आपको काम है। मेरा काम तो बस मैं आपको गाइडलाइंस करूंगा और मैं आपको चीज़ों को सिखाऊंगा बेहतर से बेहतर तरीके से। समझ पा रहे हैं? अच्छी बात है। तो इतनी सारी चीज़ों को आप क्या कीजिए, आप इसे अच्छे से देखिए। ठीक है, एंटीबॉडी। अब तुम्हारे दिमाग में एक कीड़ा काट रहा होगा कि ये आखिरकार एंटीबॉडीज है क्या, इसके बारे में कुछ बताइए। तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आया हूं तो यूं ही चला जाऊंगा। जितना हो सकता है आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास रहेगा। तो लेट अस सी, एन एंटीबॉडी एक्ट्स अगेंस्ट ए स्पेसिफिक बैक्टीरिया और एंटीजन ओनली। जो हमारा एंटीबॉडीज कहिए या फिर इसी को बोला मैंने एंटीबॉडी, वो क्या है? तो वो एक्ट करता है अगेंस्ट ए स्पेसिफिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आ चुका है, ठीक है ना, उसी एक पार्टिकुलर बैक्टीरिया के प्रति वो विरोध करेगा। वो कौन? तो ये एंटीबॉडी या फिर एंटीबॉडीज। तो वही एंटीबॉडी ही होता है या फिर एंटीबॉडीज कहिए, ठीक है ना, जो इसको रोकना चाहता है। या फिर एंटीजन कहिए,
कोई एक पार्टिकुलर एंटीजन है या फिर कोई बैक्टीरिया वायरसेस जो कि हमारे बॉडी में एंट्री ले चुका है, आई रिपीट, उसको क्या करेगा, ये एंटीबॉडी उसको रोकने का काम करेगा, और जो रोकने का काम किया वही हमारा एंटीबॉडी होता है। आई होप कि आप समझे हो कि एंटीबॉडी क्या है। बट एंटीबॉडी या फिर एंटीबॉडीज का जैसे ही कंफ्यूजन मैंने दूर किया, आपके मन में दूसरा कंफ्यूजन फिर से क्रिएट हो गया कि सर एंटीजन के बारे में बताइए। सही बोला ना, हाँ या ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, उसे ही बताता हूँ, बट मेक श्योर कि यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए देखिए, बताना ये चाह रहा हूँ एंटीजन के बारे में कि एन एंटीजन इज एनी फॉरेन प्रोटीन्स। जो एंटीजन है हमारा वो कोई भी एक फॉरेन प्रोटीन से है या फिर और पॉलीसैकेराइड, ठीक है, ये है, दैट इज नॉट फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी। एंटीजन है क्या? तो एंटीजन है वो फॉरेन प्रोटीन है। फॉरेन का अर्थ हुआ बाहर से आया हुआ कोई चीज हमारे बॉडी में है, उसे एंटीजन कहते हैं। बाहर से आया हुआ कोई प्रोटीन या फिर पॉलीसैकेराइड जो हमारे बॉडी में एंट्री ले चुका है, उसे ही हमने क्या बोल दिया है, क्या नाम दिया? एंटीजन का नाम दिया। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होगा ना कि एंटीजन क्या है सर, तो आगे बताता हूं। देखिए मैंने बताया है आपके लिए, लिख रखा है कि वायरसेस, बैक्टीरिया अच्छे से जानते हो क्या होता है, और देयर आर टॉक्सिन्स एंड द सेल्स ऑफ other persons all contain proteins which is not recognized in the body and hence act as antigens। हो सकता है कोई वायरस, बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के अंदर एंट्री ले लिया है, या फिर हमारे बॉडी का ही कोई सेल्स है, या फिर किसी भी तरह का कोई टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में मौजूद है, जो हमारा बॉडी उसको पहचान नहीं पा रहा है कि तुम मेरा ही पार्ट है भैया, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो भी एक फॉरेन मॉलिक्यूल्स के रूप में काम करेगा, या फिर फॉरेन प्रोटीन्स के रूप में काम कर सकता है, या फिर फॉरेन पॉलीसैकेराइड के रूप में काम कर सकता है, लेकिन वो बाइली सब्सटेंस के रूप में काम करेगा, वो हमारे बॉडी के लिए नहीं है। उस बाहर से कोई चीज आया हुआ या फिर वैसा कोई चीज जो हमारे बॉडी में है, वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता कि ये मेरा नहीं है, तो उसे ही एंटीजन कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ, वायरसेस, बैक्टीरिया हो सकता है जो बाहर से आया हमको बीमार करने के लिए, दैट इज द एंटीजन। वो भी क्या है? एंटीजन ही है। तो आई होप कि आपका जो कंफ्यूजन था एंटीजन या फिर एंटीबॉडीज कहिए, चाहे एंटी बॉडी कहूँ, चाहे एंटीबॉडीज कहूँ, चाहे एंटीजन कहूँ, इन तीनों टर्म को रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन आपके माइंड में था वो क्लियर हुआ होगा, स्पष्ट होगा। क्यों स्टूडेंट, क्लियर है? ऑफ कोर्स सर। चलिए अच्छी बात है। अब आगे बताया हूँ कि एन एंटीजन स्टिमुलेट्स द बॉडी टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ये एंटीजन जो है वो आखिरकार करता क्या है? तो देखिए, जो एंटीजन ही है वो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? वो रिस्पॉन्सिबल है एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी को, एंटीबॉडी को हमारे बॉडी से रिलीज करवाने के लिए। वही चीज तो यहाँ पे लिखा हूँ, स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस, देखो ना, प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक एंटीबॉडी किसके द्वारा? तो एंटीजन के द्वारा। शायद कंफ्यूजन हो, बट डो वरी, मेरे होते हुए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट अभी मान लेते हैं ऐसा कि इसमें जो क्लासेस चल रहा है वो 12th क्लास का चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई ऐसा लड़का आता है जो क्लासेस 12th में नहीं पढ़ता हो, वो 10th में पढ़ता है, तो क्या करना पड़ेगा हमको? उसको 10th वाले क्लास में लेकर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि ये तो 12th का क्लास है, सारे बच्चे 12th का बैठे हुए हैं, और उस बच्चा जो 10th का है उसको 10th क्लास में लेकर जाना पड़ेगा। समझ गया ना? और टीचर भी 10th लायक ही रहेंगे जो पढ़ा, हाँ पता सीनियर, लेकिन पर्टिकुलरली जो 10th लेवल का है वो पढ़ाएंगे 10th वाले को। तो चीजें समझ रहे हैं ना कि किस प्रकार से वो बाहरी सब्सटेंस जो है वो मजबूर कर रहा है एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी को रिलीज करने के लिए, ताकि उसी को रोका जा सके। क्यों स्टूडेंट?
चलिए इसी चीज को और अच्छे से समझाने के लिए एक और सबसे बेस्ट एग्जांपल एंड द लास्ट एग्जांपल, इससे आप शायद पकड़ लें। एक स्कूल होता है, नर्सरी, प्री नर्सरी टू क्लास 10th तक रहता है, कॉमन है, हर एक जगह उपलब्ध होता है, मेरे शहर में भी है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जैसे कोई टीचर ऐसे हों जो 1 नर्सरी से लेकर के 5 तक पढ़ाता हूँ, या फिर 1 2 3, मान लेते हैं कोई एक ऐसा टीचर है जो 6 तक पढ़ाता है, फिर कोई एक ऐसा टीचर है जो 7 से 10 तक पढ़ाता है, फिर कोई एक ऐसा टीचर है जो 11 12 को पढ़ाता है, ठीक है। अब कोई टीचर है जो 5 तक पढ़ा रहा है, बट कोई बच्चा ऐसा आया जो 6 में पढ़ता हो, तो 5 वाला नहीं पढ़ाएगा 6 को, है ना। तो उसको एक स्पेशल क्लासरूम, दूसरे क्लासरूम में लेके जाऊंगा ना मैं, दूसरे टीचर आएंगे ना उसके लिए पढ़ाने के लिए, जी 5 वाला आपके टीचर के पास कैपेसिटी है ये नहीं पढ़ाने का, तो कहाँ से पढ़ाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है ना। तो 6 क्लास के टीचर आएगा या फिर आएंगे ही बोलिए आप, ठीक है। तो 6 क्लास का जब टीचर्स आएंगे तो क्या होगा, तब जाकर के वो बच्चा पढ़ेगा, और 6 क्लास के टीचर्स वो 6 क्लास के स्टूडेंट को संभाल सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन 5 क्लास के टीचर्स से नहीं संभलेंगे क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है 6 क्लास के टीचर को पढ़ाने के लिए। इसीलिए तो चीज़ें कुछ इसी तरीके से होता है। आई होप कि आपने इस एग्जाम्पल से पकड़ने का प्रयास किया होगा, समझने का प्रयास किया होगा। कहीं कन्फ्यूज़न है तो बोलिएगा, वैसे तो होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, और बुक्स का रीडिंग वगैरह ये सब करते ही होंगे, तो नो प्रॉब्लम। लेट अस सी और कुछ आगे क्या बातें करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि द एंटीबॉडीज और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज क्या है जी, वो चीज क्या है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है एंड आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, और उसको कहते क्या है, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बोलते हैं, आई रिपीट, ठीक है। या फिर शॉर्ट में उसको बोल सकते हैं IG, ये ब्रैकेट में है, डबल स्लैश नहीं है, बल्कि ये दिस इज अ ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में, आप इसे ब्रैकेट में लिखो, शॉर्ट में IG बोलते हैं। IG का मतलब क्या है, ये है, ठीक है। इन शॉर्ट फॉर्म मैं लिखा हूं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द लिम्फ नोड्स, ये लिम्फ नोड्स में प्रोड्यूस होता है, स्प्लीन में, एंड बाय थाइमस ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। क्या, तो एंटीबॉडीज। तो यहाँ से ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है कि एंटीबॉडीज क्या है भाई, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए। एंटीबॉडीज क्या है जी, तो एंटीबॉडीज क्या है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है एंड आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बोलते हैं, और इन शॉर्ट फॉर्म IG, ठीक है। और इसको भी याद रखिएगा कि दे आर, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो दे आर प्रोड्यूस इन द लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड द थाइमस ग्लैंड। चीज़ें याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं ना, याद रखोगे ना, अच्छी बात है कि आपको याद रखना चाहिए हर एक चीज़ें के बारे में। तो आई होप कि आपने इतनी सारी चीज़ों को समझा होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये मैंने आपको सिखाया क्या, तो सिखाना ये चाहा और आप सीखे होंगे कि स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है किसका, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, वो आखिरकार हो कैसे रहा है और उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो मैंने कहा एंटीजन है, उसी के चलते कुछ रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि वो पार्टिकुलर चीज़ है, वो पार्टिकुलर से सुनेगा। जैसे कोई लेडीज है, वो उसने क्राइम किया तो महिला पुलिस उसके लिए आएगा, जेंट्स के लिए जेंट्स आएंगे, तो इस तरीके से रूल्स है, तो कुछ जस्ट लाइक दैट। आई होप कि आपने इसे पकड़ा होगा। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब बात करूंगा कुछ नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है, बट उससे पहले आप इतनी सारी चीज़ों को लिख लीजिए। चलो लिख लिया होगा, मिटा देते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसका नाम है टाइप्स ऑफ सेल्स इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको बताया, डिस्कस किया। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में किस तरह का, किस तरीके का सेल्स मौजूद है या फिर आता है, अब इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करते हैं। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, है ना जी। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हैव 2 मेजर स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स। 2 कुछ खास है स्पेशल तरह के ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स पाया जाता है, विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जो कि हमारा बॉडी में ही, ब्लड में ही मौजूद है, जो कि क्या है, तो WBC का ही पार्ट है, वो रूप है, ठीक है।
तो कौन कौन सा है वो दो, तो इसका मैंने नाम लिखाया है। जैसे यहाँ फर्स्ट में लिखाया हूँ कि बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, उसको एक दूसरा नाम से भी शॉर्ट में जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बी सेल्स। बी सेल बोले या फिर बी लिम्फोसाइट्स बोले, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ बोलने के लिए वो बी लिम्फोसाइट्स। तो आपको भी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी क्या करना चाहिए, बी लिम्फोसाइट्स ही बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं बोलता हूँ। नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट का शॉर्ट में दूसरा नाम देते हैं, दैट इज द टी सेल्स। लेकिन टी सेल्स नहीं बोलिए, आप टी लिम्फोसाइट्स ही बोलिएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति को नहीं पता टी सेल्स के बारे में, तो वो कुछ और ही समझ जाए, लेकिन आप टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं तो चीज़ें स्पष्ट होगा एंड किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, अच्छी बात है। अब देखो कुछ अब एक्सप्लेन करूंगा मैं बी लिम्फोसाइट्स को और टी लिम्फोसाइट्स को डिटेल में, बट इसे डिटेल में समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत हेल्प करेगा आगे का टॉपिक को समझने के लिए। इसीलिए कुछ नोट में मैंने लिखाया है और उससे पहले समझाने का प्रयास किया है। तो लेट अस सी कि क्या मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो देखो पहला नोट में लिखा है कि बोथ बी एंड टी सेल्स, यानी कि बी लिम्फोसाइट और बोलो टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, नीड एंड एक्सपोजर, उसको एक एक्सपोजर की जरूरत पड़ता है, किस लिए, टू एंटीजेंस टू ट्रिगर्स देम इनटू एक्शन, ताकि जो भी एंटीजेंस है वो एक्शन ले, हमला बोलने के लिए, ठीक है। बी सेल और टी सेल को एक एक्सपोजर की जरूरत पड़ता है, ठीक है, ताकि जो एंटीजन है उसके प्रति अटैकिंग मूड में आ सके और अटैक कर सके। कहने का अर्थ ये होता है, समझ गए हो। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चंस कैसे पूछेगा कि बी सेल और टी सेल को एक्सपोजर की जरूरत पड़ता है कि नहीं, तो ऑफ कोर्स पड़ता है। किस लिए, तो एंटीजेंस को, ताकि ट्रिगर का अर्थ हुआ हमला करना, चाहे जो भी हो, देम इनटू एक्शन, एक्शन में लाया, वही चीज़ें मैंने बताया है, अच्छी बात है। तो नहीं ना के बार बार पूछेगा, बस आपको जानकारी के लिए लिखाया है, यहाँ से कुछ खास नहीं बनता ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, इसीलिए आप इसे रहने दीजिए, अंडरलाइन भी लगा दिया डबल टिक और अंडरलाइन भी कर दिया हो, नहीं इतना कहाँ से, इतना जल्दी कहाँ से। एनी हाउ नेक्स्ट बताना ये चाह रहा हूँ कि बोथ बी एंड टी सेल्स डेवलप फ्रॉम द प्रीकर्सर सेल, प्रीकर्सर सेल से बनता है कौन, तो बी सेल और टी सेल, ठीक है। कॉल्ड, अब तुम्हारे मन में चल रहा है प्रीकर्सर सेल, तो उसको बोलते हैं कॉल्ड स्टीम सेल, स्टीम सेल से बनता है इन द बोन मैरो, कहाँ, तो बोन मैरो। तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है, इसीलिए आप इसको अंडरलाइन कर लेगा, ठीक है ना। बोन मैरो प्रीकर्सर सेल इज कॉल्ड स्टीम सेल्स, जो कहाँ प्रेजेंट है भाई, तो बोन मैरो में प्रेजेंट रहता है स्टीम सेल, और इसी का मदद से बी सेल एंड टी सेल का निर्माण होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा कि बी सेल और टी सेल जो है वो डेवलप फ्रॉम प्रीकर्सर सेल कॉल्ड डैश, तो स्टीम सेल, तो वो क्या होता है, स्टीम सेल से बनता है, ठीक है ना। और जो कि कहाँ प्रेजेंट है भाई, तो वो बोन मैरो में प्रेजेंट है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे, है ना। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हूँ कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज बी एंड टी सेल्स इन द बोन मैरो इज कॉल्ड हेमेटोपोएसिस। कोई पूछेगा कि हेमेटोपोएसिस जो है वो आखिरकार होता क्या है, इसका डिफिनीशन बताइए, तो आप उससे कह देना कि जिस प्रक्रिया से, जिस प्रोसेस से, जिस दौर से बी सेल और टी सेल का निर्माण हुआ है, कहाँ भाई, तो बोन मैरो में, उसी को बोलते हैं, क्या कहते हैं, तो हेमेटोपोएसिस का नाम देते हैं, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। तो अब क्या कीजिए, आप इसे अंडरलाइन कर ले और हाँ इसको डबल टिक आउट करवा लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक मिनट आप वेट कर लीजिए, अभी क्लास ले रहा हूं। देखो नेक्स्ट बताना ये चाहता हूं कि फ्रॉम द बोन मैरो सम इमैच्योर लिम्फोसाइट्स। अब देखिए बोन मैरो से क्या होता है कि कुछ इमैच्योर लिम्फोसाइट्स
शायद प्रेजेंट रहता है, दैट इज द स्टेम सेल्स, जो क्या होता है कि डिस्टाइंड टू बिकम थाइमोसाइट्स, जो वो थाइमोसाइट्स बनना चाहता है, जो रहता कहाँ है, वो थाइमस के पास में आ जाता है, इसीलिए वो थाइमोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। जो थाइमस जो क्या है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड है और कुछ है नहीं, तो वो आया कैसे, तो भाया ब्लड, यानी कि ब्लड के द्वारा आया है, ब्लड के सहारे आया है। आई होप कि आप इसे समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखो आगे ये बताया हूं कि इन थाइमस दिस मैच्योर एज ए टी सेल, और थाइमस में आ गया और यहीं पे बड़ा होगा, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, टी सेल का नाम दिया। थाइमस टी से शुरू होता है, इसीलिए टी सेल, दैट मीन्स द टी लिम्फोसाइट्स, शॉर्ट में टी सेल बोला ना, बट इसका ओरिजिनल प्योर नाम क्या है, टी लिम्फोसाइट्स है। चलिए अच्छी बात है। अब नेक्स्ट सिखाना यह चाहता हूं कि बी सेल रिमेन इन बोन मैरो एंड मैच्योर इन द बोन मैरो इटसेल्फ। जो हमारा बी सेल है वो बोन मैरो में ही क्या होता है, बड़ा होता है, खुद से बोन मैरो में ही रहता है बी सेल, और खुद से मैच्योर भी होता है बोन मैरो में, इसीलिए उसको बी सेल बोलते हैं। और वो थाइमस में है, थाइमस में चीजें हो रही है सब कुछ मैच्योर वगैरह, दैट इज द टी सेल्स। चीजें स्पष्ट हो रहा होगा बी सेल में और टी सेल के बारे में। तो कुछ था जो आपको नोट में इसको डिटेल में बताने से पहले ये सारी चीजों को आपको सिखाना उचित लगा, बेहतर लगा, इसीलिए मैंने आपको सिखा। आई होप कि आप इसे सीखे होंगे। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है इस पार्टिकुलर पॉइंट से कि बी सेल, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पॉइंट को कि बी सेल जो है वो रिमेन्स इन बोन मैरो, वो बोन मैरो में ही रहता है, और मैच्योर होता कहाँ जी, तो इन द बोन मैरो में इटसेल्फ, बोन मैरो में ही रहा और वहीं पे बड़ा हो गया। जैसे आप कैसे घर में रहते हैं और घर में ही खाते पीते हैं और एक दिन बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, और एक दिन वहीं तो मरना है ना। तो इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। आई होप कि आप समझे होंगे, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप इसे क्या कीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए ताकि कुछ और बातें मैं आपसे बता सकूं। चलो लिख लिया होगा, मिटा देते हैं, लिख लिया, मिटा दें। वी विल कवर अबाउट दिस वन इन डिटेल। अब जो भी मैंने आपको सिखाया है उन सारे चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, उसको डिटेल में अब बताता हूँ जी, एनालिसिस करके। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। अब देखिए जो भी बताया है उसे ध्यान में रखिए, और वो जो चीज़ें हैं वो आपको हेल्प करेगा इसे, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है ना। देखो मैंने बताना चाहा है बी लिम्फोसाइट्स के बारे में, तो सबसे पहले बी लिम्फोसाइट्स के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिरकार ये चीज़ क्या है, काम क्या करता है। तो बताया हूँ कि प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस इनटू आवर ब्लड टू फाइट विथ देम इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। इस पे गौर कीजिए। देखिए ये जो हमारा बी लिम्फोसाइट्स है एक प्रोटीन्स का आर्मी, यानी कि एक प्रोटीन्स का चेन को रिलीज करता है। किस लिए भाई, ताकि जो भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आया है उसको मार करके, पीट करके, उससे लड़ करके उसको भगा दे, ताकि हमें किसी भी तरीके का कोई बीमारी नहीं हो जाए। समझ रहे हो ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए और ऐसे काम करता है ये। चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट बताया हूँ और कि दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। इन्हीं सारे प्रोटीन्स का नाम देते हैं एंटीबॉडीज का। आई होप कि ये जानने के बाद आपका एंटीबॉडीज क्या होता है वो आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो भी प्रोटीन्स का आर्मी यानी कि ग्रुप्स यानी कि चेन्स जो रिलीज हुआ पैथोजन से लड़ने के लिए, जो बाहर से आया हमारे बॉडी के अंदर, यही प्रोटीन्स का तो नाम देते हैं एंटीबॉडीज का, क्योंकि ये हमारे बॉडी का ख्याल रखता है। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हूं कि सिंस दिस एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड, चूंकि ये एंटीबॉडी जो रिलीज हुआ जो कहाँ मौजूद है, इनटू आवर ब्लड। लिख दिया इनटू आवर ब्लड, किस लिए रिलीज हुआ, तो फाइट विद देम, उसे लड़ने के लिए, भगाने के लिए। तो चूंकि ये ब्लड में रिलीज हुआ है इस तरीके का एंटीबॉडीज, हेंस यानी कि अंतः, और इसीलिए हमने कह दिया दिस इम्यून रिस्पॉन्स को क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। आई होप कि आपको पता चल पा रहा होगा कि ह्यूमोरल
इम्यून रिस्पॉन्स होता क्या है, कोई आपसे पूछेगा कि बोलो जी व्हाट इज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, तो नहीं बता देगा? ऑफ कोर्स बोल सकते हो कि जो हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज रिलीज हुआ, ठीक है, पैथोजन से लड़ने के लिए, इसी का नाम देते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। नाम है जी, क्यों नाम है? खास है, ब्लड में होगा इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट बताता हूं, दूसरा है टी लिम्फोसाइट्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि डिटेल में बताता हूं, तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। लिखा हूं कि दे देमसेल्व्स डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी। जिस प्रकार से ये प्रोटीन्स के रूप में रिलीज, आर्मी प्रोटीन्स का आर्मी रिलीज किया और जिसको हमने एंटीबॉडीज कह दिया, उस प्रकार से टी लिम्फोसाइट जो है वो किसी भी तरीके का कोई प्रोटीन नहीं सीक्रेट किया, यानी कि कोई एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करता है, बट लेकिन क्या करता है कि हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम। लेकिन ये बी सेल को हेल्प करता है, मदद करता है, किस लिए भाई? ताकि प्रोड्यूस देम, टू प्रोड्यूस देम, ताकि वो बी सेल ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज को रिलीज कर सके। खुद नहीं कुछ करेगा, लेकिन ये मदद किया बी लिम्फोसाइट के लड़ने के लिए, यानी कि एक प्रकार से ये किसी का सहायता नहीं लिया, बल्कि खुद उस युद्ध में शामिल है। जरा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, हो रहा है ना? देखिए, ये हमारा बी लिम्फोसाइट है, वो क्या किया है कि ये आर्मी प्रोटीन्स का आर्मी को भेजा, यानी कि एंटीबॉडीज को रिलीज किया और कहा कि भैया जाओ, आर्मी सेना तैयार करके भेज दिया। लेकिन टी लिम्फोसाइट क्या करता है कि किसी भी तरीके का कोई आर्मी को तैयार करके नहीं भेजता, बल्कि खुद उस मैदान में उतर जाता है लड़ने के लिए। आई होप कि अब आप तुम समझ पा रहे हो। चूंकि ये खुद उतर गया, इसीलिए सिंस दीज लिम्फोसाइट्स, यानी कि जो WBC का पार्ट है, देमसेल्व्स अटैक, यानी कि खुद उतरा है, अटैक किया है, किस लिए? एंटीजेंस को मारने के लिए। अब आपके मन में चल रहा है कि एंटीजेंस क्या? तो एंटीजेंस मैंने बताया था कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी में इंटर लिया, ठीक है ना, द इम्यून रिस्पॉन्स बाय देम। इसीलिए जो इम्यून का रिस्पॉन्स किया गया है ये टी लिम्फोसाइट के द्वारा, उसको हमने क्या कहा? इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। याद रहेगा ना? कोई पूछा कि व्हाट इज सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, तो तुम उससे कहना कि जो हमारा टी लिम्फोसाइट्स है, इसके द्वारा क्या किया जाएगा? टी लिम्फोसाइट्स खुद अटैक करता है, इसी को नाम देते हैं सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है। और दूसरा नाम कह सकते हो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, शॉर्ट में CMI। इसका फुल फॉर्म शायद बोर्ड में पूछ सकता है कि CMI का विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बोलना पड़ेगा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, या फिर सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स बोलते हैं इसका। लेकिन ये रहेगा तो याद रहे इम्यूनिटी को ही टिक मारना, क्योंकि आई से इम्यूनिटी होता है, आई से कभी रिस्पॉन्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये R से शुरू होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो 1 2 जो था आपके मन में, जो भी डॉट्स थे, आई होप कि मैंने इसे अच्छे से आपको समझा पाया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछ देगा कि पूछेगा कि जो बी लिम्फोसाइट्स है, जो आर्मी ऑफ प्रोटीन से रिलीज करता है इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन, वो कहाँ करता है? तो इनटू आवर ब्लड, हमारे वो ब्लड में करता है, ठीक है ना। और ये पूछेगा कि दीज प्रोटीन्स जो रिलीज हुआ आर्मी ऑफ प्रोटीन्स का, इसको क्या बोलते हैं? तो एंटीबॉडीज बोलते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, अच्छी बात है। अब चूंकि ये ब्लड में रिलीज हुआ, इसीलिए इसको क्या बोले? तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है कि ह्यूमरल इम्यून एंटीबॉडी जो है वो ब्लड में अगर निकला है, रिलीज हुआ है, तो इस रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे? तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। तो 3 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होता है कि नहीं? उसी प्रकार से टी लिम्फोसाइट्स में जो सीक्रेट, क्या खुद से सीक्रेट करता है क्या? तो डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज, नहीं करता है, लेकिन हेल्प करता है बी सेल को टू प्रोड्यूस देम, बट हेल्प करता है। तो इसको याद रखिएगा कि दे देमसेल्व्स, खुद वो कुछ नहीं करता, खुद वो प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि हेल्प करता है बी सेल को, ठीक है ना। चलिए, और कंफ्यूजन है तो और कंफ्यूजन को दूर करेंगे, बट नाउ लिसन टू मी। मैंने बोला स्टूडेंट कि बी सेल जो है वो एक आर्मी तैयार किया है, ठीक है ना,
किस लिए? ताकि वो लड़ सकता है पैथोजन से, उसके लिए। लेकिन हमारा जो टी सेल है यानी कि टी लिम्फोसाइट्स है, वो कोई आर्मी तैयारी नहीं करता है, ठीक है, और आर्मी नहीं भेजता है बी सेल के पास, बल्कि वो खुद लड़ता है और खुद चला जाता है बी सेल के पास हेल्प करने के लिए। कुछ इस तरीके से चीज़ें होती है। अब तो स्पष्ट हो गया होगा ना, अच्छी बात है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। अब और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है क्या? हाँ, ये पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा सेल मेडिएटेड का, और इसी का दूसरा नाम है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स या फिर और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप। चलो लिख लिया होगा, मिटा सकते हैं, नहीं लिखा होगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हटा मैं साइड, और ये आपने लिख लिया। तो बहुत सारे चीज़ों का डिस्कशन किया हूँ इस लेक्चर में, जब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है। तो आई होप कि आपने इसे समझा होगा, समझने का प्रयास किया होगा। तो बहुत सारे बातें करूँगा नेक्स्ट क्लास में कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और जो भी चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ आपको, तो आप क्या कीजिए, आप उसको रिवाइज किया करो, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम्स है तो जो भी प्रॉब्लम्स है उसका गूगल पर टेक्स्ट कर लिए, और अगर सर हैं तो उनसे मिल लिए, और नहीं तो मेरे पास मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं मेरी टीम के साथ पूरा यही प्रयास रहा कि आपका डाउट को सोल्व कर लिया जाए। अगर मैं नहीं रिप्लाई कर सका फेसबुक पेज पे या फिर इंस्टा पेज पे, तो कोई मेरा टीम मेंबर होगा वो रिप्लाई कर दे आपको, है ना। हाँ, चिंता मत कीजिए, सबसे बेस्ट रिप्लाई मिल जाएगा आपके पास। तो अब क्या ही बोलूँ मैं आपको, सब कुछ तो हो गया जो इस लेक्चर में बताना था। तो बहुत सारे बातें करूँगा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना है, ठीक है। सो लव यू ऑल, टेक केयर।